आईडीए पर अटैक कर ये रहा है चीन। एक पॉइंट कहने दीजिए कि जब वो कहते हैं कि मैं इसको पीसेस में टॉन्ट कर दूंगा, चुनाव के नतीजे क्या हुए 2019 के? अब वो कह रहे हैं कि चाइना भी मोदी का इमेज ही गिराना चाहता है, क्यों इमेज गिर गया तो चाइना की मोदी गिर गए। तो मोदी की इमेज गिरने से फायदा किसको होगा? चाइना को तो देश के बारे में वो बात कर नहीं रहे हैं। हम्म। तो राहुल जी मतलब जिस इमेज की बात कर रहे हैं उसी इमेज की चाइना को कह रहे हैं कि वो भी बात कर रहा है। तो ये किस तरह की एक मतलब गुत्थम गुत्थी या उनके साथ किसी तरह का उनका कोई कॉम्बिनेशन है, ये मुझे समझ में नहीं आता। जी संजय जी, राहुल और संजय पहले जी, तो जो संजय कह जी रहे हैं यहाँ पर उसमें एक क्लैरिटी बार लाएं। सिंह साहब को अपने बीच लाना चाहेंगे। सिंह साहब, कोरोना का ये दौर ऐसा रहा जिस समय भारत के साथ गलवान घाटी का ये विवाद हुआ है, इससे पहले पूरे विश्व में चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर तमाम मुल्कों ने अपना अपना विरोध किया है, और ये एक ऐसा वक्त रहा जब छोटे बड़े देश अपने स्वार्थों को पीछे छोड़कर, यानी कि आने वाले समय के लिए एक नए विश्व की जो संरचना हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अपनी एक तरह से कह सकते हैं खेमे तय किए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है, नेपाल पर आपने अपनी किताब भी लिखी है अनमेकिंग ऑफ नेपाल, भारत और चीन संबंधों को लेकर, क्या आपको लगता है कि नेपाल को लेकर भी जिस तरह से चीन सामने आया है उस पर भी कांग्रेस का किसी तरह का कोई विरोध नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो जो है, जो एक तरह से उन्होंने चीन को लेकर पूरी भारत का एक बैकग्राउंड देने की, एक रणनीतिक परिदृश्य बताने की देश को कोशिश की है, उसमें उन चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, नेपाल के बारे में जो जो भी उनका कथन हुआ है, लोग याद रखें कि नेपाल में वहां पर कम्युनिस्ट सरकार है। और उन ओली, चाहे वो माधव नेपाल हो या उपेंद्र यादव हो वहां पे, ये इन सब के प्रचंड हो, उनके क्या रिश्ते हैं, घनिष्ठ रिश्ते हैं चाइना से, उसको नजरअंदाज ना करे। और ये सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के कितने ये सीक्रेट जो इनके जो संबंध है चाइना से, उसको भी नजरअंदाज ना करें। आप देखिए, ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है किसी भी देश में इंटेलिजेंसीज के द्वारा, तो वो इन्हीं लोगों के कारण होता है। और आपने सही कहा कि इनको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया एक एक्यूजिंग फिंगर उठा रही है चीन के ऊपर में, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, ये कोरोना वायरस इन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो उस समय इनको भारत के और अपनी जनता के साथ उनको रहना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दो, आप पार्टी को छोड़ दो, कम से कम आप देश के साथ रहेंगे ना। तो आप अगर चीन का समर्थन कर रहे हो और छुप के जाके मिल रहे हो उनसे, तो कहीं आपका तो हाथ नहीं है इस बार बायोलॉजिकल वॉरफेयर में? कहीं आपने भी तो ये नहीं सोच लिया कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर से ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ये तमाम सवाल सवाल उठते हैं। अब आप ऐसे में भी अगर देश का साथ नहीं दे सकते हैं, मैं और ये जितने आपके पैनलिस्ट हैं वो तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग तो अपना अपना विश्लेषण दे रहे हैं। तो कहीं आपने जो चीन का रवैया देखा, टाइमलाइन देख लीजिए, आपको कोई शक होता है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर वहां से ये इन्फ्लिक्ट किया गया है? ये तो आप ये महापाप है मैडम, ये बहुत बड़ा पाप ये कर रहे हैं, और इनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये रवैया रहा और इस तरह इस कष्ट, यानी मैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहा हूं, जब इस कष्ट महामारी से ये हिंदुस्तान गुजर रहा है चीन के कारण, उस समय अगर आप ऐसे करेंगे तो आप जान लीजिए कि अगर लोगों का गुस्सा कहीं उबल पड़ा, तो पता नहीं कहां आपको फिर छुपने की जगह मिलेगी, मुझे नहीं मालूम है। और जहां आप छुपने जाएंगे वहां भी बहुत बड़ी महामारी चली थी, जी वहां भी रामकृपाल। बहुत बड़ी महामारी चली थी। तो थोड़ा सा इनको, और कोई भी जो देश का मनोबल इस समय नीचे करे, उस आदमी को मैं इंसान नहीं मानता हूं। वो कभी वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है। वो उसका, उसमें हिंदुस्तानी का ना खून होगा ना जज्बा होगा। जो भी रामकृपाल जी, इस रामकृपाल जी, लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख देखा गया है इस पूरे गलवान घाटी विवाद के दौरान हमने देखा, और डोकलाम पर जिस तरह से राहुल गांधी की मुलाकात थी एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद, एक विवाद के समय इस तरह से मुलाकात, फिर आरजीएफ फंड की बात सामने आई, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से चीन को डील करती रही है अभी तक चीन के साथ,
उस रणनीति और इस समय मोदी सरकार की रणनीति में जो फर्क है उसमें जरूर कहीं कुछ निहित स्वार्थ भी दिखाई देते हैं जिन्हें चोट लग रही है। क्या ये वो कारण हो सकता है कि कांग्रेस लगातार इस विवाद में चीन की तरफ उसका झुकाव ज्यादा दिखाई देता है बजाय कि देश हित और देश की तरफ? बिल्कुल ऋतु जी, देखिए मैंने अभी जब अपना मौका दिया था तो जो मैंने बातें कही थी, देखिए राहुल जी एक बड़े विद्वान के रूप में वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं इसका नहीं। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, जो भी इस देश में, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, 62 भी मैंने देखा है, लेकिन जो बच्चा आज की तारीख में 30-35 साल का भी है, आप ये बताइए, अगर वो सवाल एक करें कि चलिए आपकी सारी बातें सही हैं, इतने बड़े 130 करोड़ के इस मुल्क में ये बताइए कि अल्टरनेट क्या है। आप ये सोचिए कि जिस पार्टी को आज घर में आग लगी हुई है वो भाषण दे रहा है और लगातार ऐसी बातें कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे थे, जब पूरी दुनिया एक सवाल उठा रही है और पूरा लोकतांत्रिक शक्तियों का एकीकरण हो रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे जहां भी हो। और मैंने जैसा कहा, जब 2014 से जब आपने, हमारी इस सरकार ने या जो भी मोदी सरकार ने जो फैसला किया, एक चैलेंज लिया, तो उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं आशंका थी कि हम एकदम अलग उलट नीति पे जा रहे हैं। हम बॉर्डर डेवलप करेंगे, हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, तो एक स्वाभाविक था रिएक्शन होना। लेकिन देखिए आज की तारीख में कौन उसमें है? आज पूरी दुनिया के जितनी बड़ी ताकतें हैं सब भारत के पक्ष में खड़ी हुई हैं। मैं लोकतांत्रिक ताकतों की बात कर रहा हूं, आप देख लीजिए। तो एक तरह से हम, और सिर्फ अपने घर में जो आज बहुत हल्ला मचा रहा है, जैसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान का सवाल हो तो सर्जिकल स्ट्राइक पर ऐसा सवाल करेंगे, वो या बिल्कुल रामकृपाल जी, देश भी देख रहा है उस पर एक ऐसे समय जब इस विवाद में और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ तमाम मुल्क खड़े दिखाई देते हैं, उन तमाम विषयों में जहां जहां चीन अपने आप को एक तरह से थोपने की कोशिश करता है, उस विरोध में ऐसे में भारत की एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का रुख चीन की तरफ के एक तरह से की तरफ झुकाव उसका साफ दिखाई देता है इस विवाद में। और हर एक तरह से वक्तव्य जो इस दौरान आए हैं गलवान घाटी के, वो कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी सोच रही है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस लगातार भारत चीन विवाद को लेकर एक राजनीति को जारी रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। कोरोना वायरस महामारी के लिए भारत बायोटेक द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया दिल्ली के एम्स में शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने ह्यूमन ट्रायल के लिए रुचि दिखाई है। 3 चरणों में होने वाले इस ट्रायल में 1000 से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोवैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किए जाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एम्स के डॉक्टर संजय राय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया है। वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से अधिक लोगों ने संपर्क किया है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों फेज के ट्रायल की विस्तृत जानकारी दी। पहले 2 फेज में कुल 1125 लोगों पर वैक्सीन ट्रायल किया जाएगा। Phase 1, it has to be done in healthy people between the age of 18 and 55 years. तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे। गौरतलब है कि दूसरे फेज में 12 से 65 साल के 750 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। वहीं तीसरे फेज में बड़ी संख्या में लोगों पर ट्रायल होगा, जिसमें लोगों में विकसित प्रतिरोधक क्षमता की जांच की जाएगी। एम्स निदेशक ने बताया कि पहले फेज में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की मॉनिटरिंग 28 दिनों तक की जाएगी और 3 महीनों तक नियमित देखभाल की जाएगी। फेज 2 में
जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज़ 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। वी फाइंड दैट इट इज़ सेफ, इट इज़ इम्यूनोजेनिक and we have no issues of side effects and the report suggests that it is good. If that is there, then I think in the next 2 to 3 months we should be able to have a result. But remember, you have to follow up these patients. So even when you give the injection, to look for side effects, the follow up is for 28 days. ये नया वायरस है, इसलिए इस वैक्सीन के असर को लेकर कई संभावनाएं हैं। एम्स निदेशक ने बताया कि ये वैक्सीन कम से कम 1 से 2 साल तक इम्यूनिटी देगा। The virus is only 6-7 months old. The vaccine, the virus is a new virus, so I think it's difficult to predict, but I'm hopeful that the vaccine will give immunity at least for more than 1 to 2 years. एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर खुशी जताई है कि भारत अपना खुद का वैक्सीन बना रहा है। भारत चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में विकसित देशों के मुकाबले पीछे है। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ऐसे में कोरोना वायरस महामारी के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन अगर सफल होती है तो R&D के क्षेत्र में हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के प्रमुख डॉक्टर संजय राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। एम्स में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है और क्लिनिकल ट्रायल के हेड हैं डॉक्टर संजय राय, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से ट्रायल हो रहा है, कितने लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है? 3 फेजेज में ट्रायल हो रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 में जो है हम 375 वॉलंटियर को सम्मिलित कर रहे हैं, जिसमें से 100 एम्स न्यू दिल्ली कर रहा है, बाकी 275 में बाकी सेंटर कर रहे हैं। करीब टोटल इसमें 12 सेंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ट्रायल में। कब तक वैक्सीन को मान से कि जो ट्रायल हो जाएगा वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा ताकि प्रोडक्शन के लिए जाएगा, और क्या क्या एक तरह से इसकी सिक्योरिटी फीचर जो भी आप लोगों ने मापदंड रखा होगा वो कैसे मॉनिटर होगा? साइंस पार्ट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती है किसी भी वैक्सीन ट्रायल में। अगर हमें 8 वीक बाद सैंपल लेना है तो 8 वीक बाद लेंगे, 4 वीक बाद लेना है, जो भी मेजरमेंट करना है तो 4 वीक बाद ही करेंगे। सो अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला कि वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब सेफ़ है ह्यूमन यूज़ के लिए, तो सब कुछ अगर हमारे प्लान के साथ चल रहा है तो बाई एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर यू मे गेट ए वैक्सीन। पहला डोज किसको कब मिलेगा? हाँ, जैसे आज हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, स्क्रीनिंग भी शुरू किया हुआ है। सो मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे और फ्राइडे, दिस थर्सडे और फ्राइडे जब सारा रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद जो है पहला डोज देने की उम्मीद है कि हम उस समय उस स्थिति में होंगे कि फर्स्ट डोज दे दें। और आइए बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना मरीज घर पर रहकर करा सकेंगे इलाज। होम आइसोलेशन को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड्स मौजूद हैं। कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बेहतर इम्यूनिटी कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी है। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रत्येक दिशा में की जा रही है। और ये अब नजर डालते हैं कोविड-19 से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर। देश में कोरोना मामलों पर मृत्यु दर में कमी आ रही है। आज ये दर 2.46% हो गई है। भारत विश्व में न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। मध्यम से गंभीर मामलों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के जरिए मानक देखभाल प्रोटोकॉल को लागू करने से कोविड-19 के मरीजों की अधिक रिकवरी दर सुनिश्चित की गई है।
कोविड-19 से होने वाली मौतों में यथासंभव कमी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों को और मजबूती प्रदान की जा रही है। एम्स नई दिल्ली ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के साथ एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम eICU 8 जुलाई को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन डॉक्टरों के बीच मरीजों के समुचित उपचार से संबंधित चर्चाएं सुनिश्चित करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में कोविड-19 रोगियों के इलाज में सबसे आगे हैं। पंजाब नेशनल बैंक CSR अभियान के तहत पूरे देश भर के ब्रांच के जरिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटेगा। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड की लड़ाई से सबको साथ लेकर ही जीता जा सकता है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि एम्स में प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करके दिल्ली पुलिस ने मिसाल पेश की है। ओडिशा में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में अब कोरोना के कारण मृत हुए व्यक्ति के शवों के निस्तारण के लिए 7,500 रुपये का प्रावधान किया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए न्यूज़ नाइट। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री DTH सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़ नाइट में। देश के कई राज्य इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम राज्यों में बचाव और राहत का कार्य किस तरह से चल रहा है। बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, धारचूला और बंगापानी इलाके में लगातार बारिश के कारण गोरी और काली नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बीती रात जिले के बंगापानी तहसील में देर रात बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की ढील नहीं बरतने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों को सहायता राशि भी मुहैया कराने को कहा है। राज्य आपदा मोचन बल के 2 दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मंगलवार और बुधवार के लिए कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी मानसून के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन के बाद बारिश में कमी भी देखी जा सकती है। असम में 24 जिलों में 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 85 हो गई है। वहीं भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों का कुल आंकड़ा 111 हो गया है। Government of Assam, with the support of the Government of India, we are extending our wholehearted support. We are trying to provide them best possible quality food item to those flood affected victims, and also we are releasing within 48 hours ex gratia to those people who have lost their life in landslide and flood. So this is the way we are tackling the issue, and particularly I am grateful to the people of Assam that whatever they have shown their guts and courage and determination. This is great.
बिहार में बारिश और राज्य से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर बढ़ने से जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। उत्तर बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 8 जिलों की 3 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं भारी बारिश की वजह से राज्य के कई शहरी क्षेत्रों में जल भराव हुआ है। राजधानी पटना के कई क्षेत्र जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया नया कानून आज से प्रभावी हो गया है। नए कानून में ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा होगी और सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। जिले, राज्य और केंद्र के स्तर पर बने आयोग की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई है। कानून में केंद्रीय स्तर पर एक नए उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है। प्राधिकरण को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत दर्ज करने, अभियोजन करने, असुरक्षित वस्तु और सेवाओं को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को जारी न रखने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं, समर्थनकर्ताओं और प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने की शक्तियां प्राप्त होंगी। नए कानून में ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी करने पे भी ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। ई कॉमर्स कंपनियों को 48 घंटे के भीतर शिकायत की सुनवाई और 1 महीने के भीतर शिकायत का निपटारा करना जरूरी होगा। ग्राहकों के शिकायत का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता की व्यवस्था भी की गई है, जिसका फैसला अंतिम माना जाएगा। एक और बड़े प्रावधान के तहत खराब सामान का कारोबार करने की स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देने वाले और बेचने वाले सभी को जिम्मेदार बनाया गया है। प्राधिकरण के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं का वापस लेने के आदेश पारित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार भी होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उपभोक्ता नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच विंग होगी। साथ ही प्राधिकरण के पास ये अधिकार होगा कि वो भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन, वर्षा यंत्र बनाने वालों और अन्य उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 साल तक के कारावास की सजा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता या दोहराती है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। इसी तरह खराब गुणवत्ता वाला सामान बनाने वाले पर लाइसेंस 2 साल के लिए रद्द किया जा सकता है और दोबारा गलती करने पर पूरी तरह से सामान को रद्द और बंद किया जा सकता है। CP Act 2019 provides for deemed admissibility after 21 days of filing. Relief to consumers that they can also file it from their residence, from their workstations, and it need not be the jurisdiction issues as to where the commodity actually began from or was purchased. There will be empowerment of consumer commissions to enforce these orders. The state commission and the district commission can now review their own orders. और सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति के बाद सोमवार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साथ 557 करोड़ रुपए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत BEML से T90S टैंक के लिए 1512 माइनप्लो MP की खरीद की जाएगी। इन माइनप्लो को T90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जो बारूदी सुरंग क्षेत्र में टैंकों के लिए गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे टैंक फ्लीट की गतिशीलता कई गुना बढ़ेगी, जिससे समय पड़ने पर टैंक दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग को साफ करते हुए शत्रु के इलाके में तेजी से पहुंच बना सकेंगे। ये 512 माइनप्लो T90 टैंक पर 2027 समयबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि सशस्त्र सेनाओं आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण समिति ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए करीब
38,900 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी थी। इस रक्षा खरीद में भारतीय डिजाइन और विकास कार्यक्रमों पर फोकस के साथ ही मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग से करीब 31,130 करोड़ रुपए के साजो सामान के खरीद को मंजूरी दी गई है। और बात राजस्थान की। राजस्थान में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए टाल दी गई है। सचिन पायलट और 19 विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि बागी विधायक किसी भी तरह सरकार गिराने या बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर सवाल उठाते हुए उसकी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित होने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि नोटिस देना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। उनका कहना था कि अभी इस नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए इस नोटिस पर याचिका की सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संकट के लिए पहली बार स्पष्ट रूप से सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सचिन ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं भाजपा ने इस मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का आरोप लगाया है। साल्वे साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट पूरे कर लिए हैं। अब मिस्टर रौदगी को आर्ग्यू करना है, सो कोर्ट अभी कंटिन्यू करेंगे। कल 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे मिस्टर रौदगी विड आर्ग्यू एंड उसके बाद जो एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन लगाई उन पे सुनवाई होगी और फिर किसी को सर रिजॉइंडर पे अपने अगर बहस करनी होगी तो वो अपॉर्चुनिटी दे करके कल होपफुली आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो जाएगा। साल्वे सर की बहस पे वही रिट्रेशन है कि कोर्ट के पास पावर है वापस से 10(1)(a अगर असंवैधानिक है तो उसको रिविजिट करके हाई कोर्ट पूरी तरह से एम्पावर्ड है उस पर ऑर्डर पास करने के लिए। और फ्लोर क्रॉसिंग पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए कि क्या इसको फ्लोर क्रॉसिंग माना जाए या नहीं माना जाए, और जो स्पीकर के द्वारा कार्रवाई की गई है वो गलत की गई। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित किए जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार काफ़ी संख्या में आवेदन आए हैं। कोविड-19 के कारण इस बार तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च से 30 जून किया गया था। इसके बावजूद काफ़ी आवेदन आए हैं। अब देश के 121 शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। जगदीश कुमार ने कहा कि वो विश्वविद्यालय में नए छात्रों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। This is the second year that JNU is conducting its computer-based entrance examination in collaboration with the National Testing Agency. I am very happy to announce that JNU has received a record number of applications this year for its different academic programs of study. For JNU entrance examination 2020, a record of 1,35,462 applications were registered. This year we have also seen a large improvement in the gender representation as well as the representation of students from different social categories of our country. विकास दुबे मुठभेड़ के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार मौजूदा जांच समिति में बदलाव के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने यूपी सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया, जिसे राज्य सरकार ने मान लिया है। राज्य सरकार बुधवार तक नई अधिसूचना का प्रारूप और जांच समिति के लिए संभावित सदस्यों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से दायर हलफनामे में मुठभेड़ को फर्जी बताए जाने के आरोपों का खंडन किया गया था। हलफनामे में कहा गया था कि विकास दुबे और उसके गिरोह के न केवल 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की थी, बल्कि लोगों में भय पैदा करने के लिए शवों का अंग भंग भी किया था। मुठभेड़ के दिन भी विकास दुबे ने गाड़ी पलटने के बाद पुलिस बल पर जानलेवा हमले का प्रयास किया और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश भर के कुछ अन्य खबरों पर।
अयोध्या में राम जन्मभूमि के नीचे मिले अवशेषों के संरक्षण की मांग वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले के बाद इस तरह की याचिका दायर करने की कोई वजह नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रदेशों में नए अध्यक्षों की घोषणा की है। भाजपा ने गुजरात में सांसद CR पाटिल को अध्यक्ष बनाया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि समाज के किसी हिस्से का सुधार नियमों में जकड़ से नहीं बल्कि नियत की पकड़ से मुमकिन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन के कार्यक्रम में राष्ट्र एवं पीढ़ी के निर्माण में पत्रकारिता, मीडिया और सिनेमा की भूमिका पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि सरकार, सियासत, सिनेमा और सहाफत समाज के नाजुक धागे से जुड़े हैं। साहस, संयम, सावधानी, संकल्प और समर्पण इन संबंधों को मजबूत बनाने का जांचा परखा खरा मंत्र है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम के कोलासिब में जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया। 75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में फैले फूड पार्क से सीधे तौर पर 25,000 किसानों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसी नीति या मॉडल के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जो सूक्ष्म लघु व्यवसायों, कार्यों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान कर सके, जैसे कि मछुआरे, फेरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, गरीब, स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। वो कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पैन IIT ग्लोबल ई-कॉन्क्लेव ऑन रीइमेजिंग MSME एंड लाइवलीहुड को संबोधित कर रहे थे। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले में मदुरई की अदालत ने 3 पुलिस अधिकारियों चिल्लादुरई, समथुरई और वेयथमुथु को CBI की 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि मामले की जांच के लिए CBI की टीम 9 जुलाई को मदुरई पहुंची थी। पुलिसकर्मी सांतकुलम थाने में पिता पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जम्मू में लश्कर के आतंकियों को पैसे पहुंचाए जाने के तरीके का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आतंकी मुबाशिर भट्ट पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकी हारून के कहने पर जम्मू से टिफिन बॉक्स में हवाला के 1.5 लाख रुपए आतंकियों के लिए ले जा रहा था। ये पैसे OGW के जरिए दिए जाने थे। कोरोना वायरस वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए जा रहे पहले ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। वायरल वेक्टर से बनी कोरोना वायरस वैक्सीन दिए जाने पर वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई, साथ ही इसे सुरक्षित भी बताया गया है। इसके साथ ही अब इसे अगले चरण के ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। दुनिया भर में फैले घातक कोरोना वायरस के कारण ये फैसला लिया गया है। ICC ने एक बयान में बताया कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप अब अगले साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। वहीं फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसी साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच T20 वर्ल्ड कप होना था। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा हर साल दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बैलन ड'ओर खिताब इस बार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़े फुटबॉल टूर्नामेंटों की वजह से ये फैसला लिया गया है। 1956 में इस पुरस्कार के शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी भी खिलाड़ी को ये खिताब नहीं दिया जाएगा। लियोनेल मेसी ने इसे रिकॉर्ड 6 बार जीता है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इस खिताब पर 5 बार कब्जा किया है। और इसी के साथ न्यूज नाइट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।